तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स PYQ पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, EPWC पेट 2023 आपके एग्जाम होने वाले हैं कब, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को दोस्तों। तो समय बहुत कम बचा हुआ दोस्तों। तो हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे मैथ्स की। ठीक, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने के साथ साथ दोस्तों हम आपको लगातार ग्राफ और DI के भी क्वेश्चंस लेते आएंगे। ठीक, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली एलिमेंट्री मैथ्स जो हमारा सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है प्रारंभिक गणित यानी एलिमेंट्री मैथ्स। तो दोस्तों उस बेसिस पे हमने इन क्वेश्चंस को कुछ उठाया। दोस्तों ये क्वेश्चंस निठल्ले नहीं है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ठीक, ऐसा ना सोचो दोस्तों ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर में जो भी हमारे एग्जाम हुए थे उनसे लिए हुए क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों अगर आपने प्रीवियस ईयर सेट नहीं किया है ठीक पेट के लिए, मैथ्स के लिए, तो दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए हमने EPWC पेट के जो भी प्रीवियस ईयर हमारे पेपर हुए थे दोस्तों उसके हमने मैथ्स के क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड कराया हुआ है। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, तो करीब 6 वीडियो है दोस्तों, उसको 1 बाय 1 देखिए ताकि आपको आइडिया लगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो उन क्वेश्चंस को आप देखिए और सॉल्व कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा, हमारे टोटल 20 क्वेश्चन है ठीक इस सेट में जो मैं लेके आया हूँ आज। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस में देखिए आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आपका आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप मेरा प्रोसेस देखिएगा। ठीक, और प्रोसेस देखने के बाद दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए थे वीडियो के अंत में। ठीक, 20 क्वेश्चन में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा एग्जाम होगा दोस्तों उसमें केवल हमारे 5 ही क्वेश्चन होंगे एलिमेंट्री में से, बाकी हमारे जो 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो ग्राफ और DI से होंगे। तो यानी कि ग्राफ और DI का वेटेज बड़ा है, तो हम दोस्तों लगातार आपको ग्राफ और DI भी लेके आते रहेंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले खुद सॉल्व कीजिए दोस्तों, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। करिए, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों देखिए, कोई संख्या हमारी 6 से डिवाइड हो रही है। ठीक, तो हम मानते हैं हमारी कोई संख्या 6n है। ठीक, ये क्या हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अगर हम दोस्तों इसमें +3 ऐड कर दें, देखिए हमारी जो संख्या है n हमारा क्या है, n हमारा दोस्तों क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो 6n + 3 अगर हम कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि देखिए 3 शेषफल बच रहा है। अगर हम 6 से डिवाइड करें, 6n में हम 6 से डिवाइड करें तो दोस्तों कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। +3 ऐड कर दिया यानी कि अब शेषफल बच रहा है। तो हमारी जो संख्या हो गई ये हो गई, हमने हमारी संख्या क्या मान ली, 6n + 3, ये क्या मान ली हमने अपनी संख्या। अब कह रहा है दोस्तों इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो देखिए हमारा n कट जाएगा, 6n कट जाएगा 6 से, और 3 हमारा नहीं कटेगा, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। चलिए इस संख्या के वर्ग को हम 6 से डिवाइड करते हैं। चलिए इस संख्या को हम वर्ग ले लेते हैं। जब वर्ग लेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, वर्ग निकल के आएगा दोस्तों 36n²। ठीक, फिर 2ab फॉर्मूला जानते ही है, तो 6 × 18 दूना 36 यानी कि 36n + 9। ठीक, ये हमारा वर्ग हो गया संख्या का। अब दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 36n² + 36n + 6 और +3। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारे 3 टर्म है इसमें से हम 6 कॉमन ले लेते हैं। जब 6 आप कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, अब 6 कॉमन ले लीजिए तो आपका आएगा दोस्तों 6n² + 6n + 1। ठीक, और इधर +3। अब दोस्तों इसको आप 6 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए हमारा 6 से जब डिवाइड करते हैं दोस्तों तो हमारा जो ये संख्या है, ये जो हमारी ये संख्या है दोस्तों, ये हमारी 6 से डिवाइड हो जाएगी और 3 शेषफल बचेगा। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये 6 का हमारा गुणज है। ये जो संख्या दी हुई दोस्तों, ये जो मैंने सर्कल किया है, ये जो संख्या 6 की गुणज है, तो जाहिर बात है 6 से डिवाइड हो जाएगी, और 3 हमारा 6 का गुणज नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 3 शेषफल में बच जाएगा। ठीक, तो हमारा शेषफल क्या हो गया दोस्तों, हमारा शेषफल हो गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते कहना, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक, तो आइए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, यदि 1y3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। ठीक,
दोस्तों देखिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, ना ज़्यादा टफ रहेंगे ना ज़्यादा थोड़ा आसान, ना ज़्यादा आसान रहेगा। आप कह सकते हैं आसान से थोड़ा सा रह सकता है, मॉडरेट से भी थोड़ा सा नीचे, यानी कि आसान ही मानिए, आसान ही क्वेश्चन रहेंगे आपको जो भी एलिमेंट्री मैथ्स के रहेंगे। ठीक, तो आइए देखिए ये हमारी संख्या है 1y3y6। ठीक, ये हमारी कोई संख्या 11 से विभक्त है, तो y का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते होंगे, या 11 से विभाज्यता का नियम। हमारी संख्या 11 से कब विभाज्य होगी, हम कब कह सकते हैं कि वो 11 से विभाज्य होगी, जब उसके क्या दोस्तों ऑड नंबर पे, यानी कि विषम स्थानों पे जो हमारी संख्या है उसमें जो भी अंक विषम स्थान पे हैं उनका योग, और जो भी अंक हमारे सम स्थान पर है उनका योग का जो अंतर होगा दोस्तों वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारी संख्या क्या होगी दोस्तों, वो 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए हमारी संख्या 1y3y6। चलिए हमारी जो विषम स्थानों पर हमारी कौन कौन सी संख्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे 1 है, 3 है, 6 है। देखिए ये एक नंबर पे, ये विषम स्थान पे 1, ये 3 और ये 6। ठीक, तो इनका हम योग ले लेते हैं 1 + 3 + 6। जब आप योग ले लेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा दोस्तों, योग 10 आ जाएगा। अब सम स्थान पे जो अंक है दोस्तों उनका योग ले लेते हैं। जब उनका योग लेंगे y + y क्या आ जाएगा दोस्तों, 2y हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका अंतर जो है, ठीक, विषम स्थानों पे जो अंक है उनका योग और हमारे सम स्थान पे जो अंक है उनका योग का अंतर। ठीक, अंतर जो है दोस्तों वो हमारा 0 होना चाहिए। ठीक, तो हमारी संख्या जो होगी वो 11 से डिविजिबल होगी। तो हम कह सकते हैं 2y = 10। ठीक, तो y बराबर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, y बराबर हम 5 कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारी जो y की वैल्यू आ गई दोस्तों 5 आ गई। ठीक, हमारी संख्या अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बनेगी 1 5 3 5 6, यानी 15,356। ये 15,356 है दोस्तों, हमारा ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्या हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों पहले खुद सॉल्व कीजिए दोस्तों। देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, 2137 की घात 753 में इकाई का अंक क्या है। ठीक, अब देखिए दोस्तों अगर मैं 2137 की घात 753 को 2137 गुणे 2137 लिखते चला जाऊं 753 बार, आपको दोस्तों मैं समझा रहा हूं, आपको वीडियो थोड़ी बड़ी लग सकती है, बाकी ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड 20 सेकंड के ही है दोस्तों, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के चक्कर में इतने ये बड़े प्रोसेस के साथ कर रहा हूँ। ठीक, आप समझिएगा, ऐसा ना हो दोस्तों आप मुझे कम आंकने लगे कि हाँ सर कुछ नहीं आता है या ये नया लड़का है इसको क्या आएगा पढ़ाने। पर दोस्तों मैं आपको समझाने की बेटर से बेटर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए 2137 गुणे 2137 ऐसे लिख सकते हैं हम, गुणे 2137 फिर लिख लेते हैं दोस्तों इसको डॉट 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 753 बार 2137। इसमें पूछा दोस्तों इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों जब हम इन संख्याओं को गुणा करते हैं तो आप देखेंगे हम 2137 का ही गुणा कर रहे हैं, 2137 गुणे 2137 कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि हम 7 का 7 तक गुणा कर दे दोस्तों, 7 गुणे 7 कर दे तो हमारे इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, जैसे देखिए 2137 हम करते हैं, ठीक, फिर 2137 हम करते हैं, गुणा करिए। मान लीजिए जब गुणा करेंगे दोस्तों, चलिए 7 से गुणा करिए, 7 7 49। मान लीजिए जो भी संख्याएं आती हो, जो भी अंक आते हो, हमारी संख्या जो बनी दोस्तों उसका इकाई का अंक हमारा 9 ही होगा। ठीक, हमारा इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, वो 9 ही होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी संख्या लिखी है, हमें इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 753। ठीक, 7 की पावर 753 हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों समझिएगा 7 की पावर 1 अगर है दोस्तों तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 7 ही होगा। 7 की पावर 2 है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक, 7 की पावर जो 2 न भी पता हो दोस्तों तो एक बार थोड़ा सा एग्जाम में जल्दी से इस प्रोसेस को अपना लीजिएगा। ठीक, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3। ठीक, 7 की पावर जब 2 करेंगे दोस्तों इसमें इकाई का अंक 9 ही होगा। 7 7 49 होता है, देखिए इकाई का 7 का वर्ग 49 होता है। 7 की पावर क्यूब 343 होता है, इसमें इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 3 है। 7 की पावर 4 है दोस्तों, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। क्या है दोस्तों, 1 है। फिर 7 की पावर 5 करेंगे दोस्तों तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 7 आ जाएगा। अब दोस्तों यानी कि फिर से रिपीट होने लगेगा, यानी कि हम कह सकते हैं जो 7 की पावर 5 है इकाई का अंक 7 होगा, तो 7 की पावर 6 का इकाई का अंक 9 होगा, 7 की पावर 7 का इकाई का अंक 3 होगा, 7 की पावर 4 का इकाई का अंक 1 होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 7 की घात 4 तक हमारे इकाई के अंक अलग अलग आ रहे हैं, पर जैसे हम 7 की घात 5 चले जा रहे हैं तो हमारे इकाई के अंक फिर से रिपीट होना चालू हो जा रहे हैं। ठीक, इसी क्रम में 7 9 3 1। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 753 को हम 7 की पावर, यानी कि जो भी हमारे 4 के गुणज होंगे दोस्तों, जो भी हमारे जो 7 की जो भी घात होगी अगर वो 4 की गुणज है दोस्तों
तो उसमें इकाइकांक क्या होगा, उसका इकाइकांक 1 ही होगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों इस 753 को दोस्तों हम 4 गुणे 188, 4 8 32, 32 और ये 32, फिर हमारा हो गया 35, 3 4 7। ठीक, ये +1 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये 4 गुणे 188 है, 7 की घात क्या है दोस्तों 4 गुणे 188, तो इसमें इकाइकांक क्या होगा दोस्तों 1 ही होगा। क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 4 गुणे 188, फिर हमारा गुणे इधर हो जाएगा 7 की पावर 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ आपने पढ़ा होगा घातांक रूल में दोस्तों। ठीक, तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा इकाइकांक क्या होगा 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, इकाइकांक हमारा 1 होगा। ठीक, इधर क्या बचा दोस्तों हमारा इधर बचा दोस्तों 7। अगर आप गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा इकाइकांक क्या निकल के आएगा 7। ठीक, क्या आएगा दोस्तों इकाइकांक निकल कर 7, यानी कि ये पूरी संख्याएं हम जो गुणा करते दोस्तों, मान लीजिए जो भी संख्याएं हो, जो भी हमारे अंक हो दोस्तों, तो उसमें जो इकाइकांक होगा हमारा वो होगा 7 ही होगा। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ठीक, तो यानी कि हमारा इकाइकांक क्या होगा दोस्तों 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल नहीं। इकाइकांक दोस्तों माफ कीजिएगा, ये मैं कह रहा हूँ इकाइकांक जो होगा दोस्तों हमारा वो होगा 7। क्या होगा दोस्तों 7। ठीक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं। पहले दोस्तों आप खुद सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को देखते हुए, जैसे ही देखिए इसको वीडियो को पॉज कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए। कर लिया सवाल आप लोगों ने, अब मैं करता हूं। चलिए देखिए क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ क्या 5 प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ 49। ठीक दोस्तों, देखिए ये हमारे सब जो टॉपिक है घातांक और कड़ी से। ठीक, तो आइए देखिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं ऐसे सवाल को देख के, बस आपको देखना है कि इसमें से कोई एक जो होगा लास्ट का जो टर्म होगा वो हमारे जरूर किसी न किसी का वर्ग होगा। ठीक, क्या होगा वो वर्ग होगा। तो अगर हम कह दे दोस्तों, देखिए मान लीजिए हम फिर से बनाते हैं इसको। ठीक, ये 5 प्लस ये हम 11 प्लस और इधर हम चले जाएं 19 प्लस और ये 29। ठीक, ये हमारे जो 49 है दोस्तों, ये किसका वर्ग है, आप कहेंगे 7 का। 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। ठीक, हम इसको 7 लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, इधर माफ कीजिएगा एक करनी और रहेगा। ठीक, अब देखिए ये 29 प्लस 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। 36 किसका वर्ग, 36 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, आप कहेंगे 6 होगा। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 6। ठीक, इसी प्रकार पता चलेंगे। देखेंगे 25 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 19 से जोड़ेंगे 25, 25 किसका वर्ग होता है, आप कहेंगे 5 का वर्ग होता है, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 11 प्लस और इधर 5 यानी कि 16। अब 16 किसका वर्ग होता है दोस्तों 4 का, यानी कि आप लिख सकते हैं 5 प्लस 4। ठीक, 9 किसका वर्ग होता है दोस्तों, आप कहेंगे 9 होता है 3 का वर्ग, यानी कि 9 का वर्गमूल होगा 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। आइए फिर से देखिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, करिए दोस्तों इसको पहले खुद सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, फिर मैं सॉल्व करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस हमें क्या करना है, बस सिंपली इस क्वेश्चन को किसी वैल्यू के इक्विवेलेंट मानिए, इक्वल मानिए। ठीक, मान लीजिए ये x बराबर, ये जो हमारी ये वैल्यू दी है दोस्तों, ये जो हमारी संख्या दी हुई है, इसको हम x बराबर क्या कहते हैं 6 प्लस फिर हम 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, जो भी है इसकी वैल्यू क्या होगी हम x मान लेते। ठीक, अब दोस्तों हम वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पे, ठीक, वर्ग या स्क्वायर करने पे, वर्ग करने पे यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, जब करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ये पूरे के ऊपर क्या है, ये हमारे जो ये पहली करड़ी है दोस्तों, ये पूरे के ऊपर है। ठीक, पूरी संख्या के ऊपर, तो ये हमारी हट जाएगी वर्ग करने पे, तो बचेगा अंदर का जो हमारा करड़ी होगी। ठीक, 6 प्लस, ठीक, फिर हमारा आएगा दोस्तों 6 प्लस, फिर हमारा आएगा दोस्तों 6 प्लस, फिर इसी तरह डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, तो दोस्तों देखिए ये एक्स स्क्वायर बराबर 6 लिख सकते हैं,
और ये देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू बनी है दोस्तों, ये भी तो x के बराबर ही है, ये भी तो x ही है। देखिए x जैसे ही दिख रही है, यानी कि ये भी तो हमारी x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² बराबर 6 + x। बस दोस्तों ये हमारा क्या बन गया, एक तरह का पॉलिनोमियल बनेगा। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। तो दोस्तों इसके आपको रूट फाइंड करने, यानी कि मूल आपको इसका दोस्तों पाना होगा, मतलब कि मूल इसका ज्ञात करना होगा। जब मूल आप ज्ञात कर लेंगे तो हमारे जो x की वैल्यू होगी वही आंसर होगा। ठीक, अब इसमें हमें x का बस मान निकालना है दोस्तों, मान निकालिए। तो हम इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, s² - x और -6 बराबर 0। तो हम 6 का ऐसा गुणनखंड लेते हैं दोस्तों, जिसका हम ऐसा कोई 2 गुणनखंड लेंगे जिसका अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्योंकि देखिए जो x का गुणन, जो हमारा जो दोस्तों जो x का हमारा गुणन का सॉरी क्या है, जो हमारा x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ठीक, जो हमारा x का गुणांक है, हाँ सॉरी दोस्तों, जो x का हमारा गुणांक है दोस्तों वो क्या है, 1 है। क्या है, 1। और हमारा जो 6 का है, 6 का कोई 2 गुणनखंड लीजिए, जिससे वो दोनों गुणनखंडों का हम गुणा भाग करें तो हमारा जो है वैल्यू 1 आनी चाहिए। आपने ये क्लास 9 में दोस्तों 10th में ये किया होगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक, पॉलिनोमियल का हमें रूट निकालने आता है। ठीक, तो दोस्तों करिए x², हम 3 और 2 ले लेते हैं। ठीक, 3 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा x, 3 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 1 आ ही जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट, x का गुणक जो है दोस्तों, गुणांक जो है दोस्तों हमारा 1 है। ठीक, तो x² - 3x + 2x - 6 बराबर 0। ठीक, ये दोस्तों मैं आगे कर रहा हूँ इसको। ठीक, तो दोस्तों ये जो हमारा बना, इसमें से x कॉमन ले लीजिए। जब x कॉमन लेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा, जब दोस्तों x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x - 3। ठीक, x - 3 आएगा, प्लस 2 कॉमन इधर से लीजिए, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन लीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, 2x - 3 बराबर 0। ठीक, बराबर 0। ठीक, यानी कि हम आगे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं उस क्वेश्चन को इधर कर रहा हूँ, वो जो इक्वेशन है इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए फिर हम ये x + 2 जो है दोस्तों, ये x - 3 हम कॉमन ले लेते हैं। जब x - 3 आप कॉमन ले लेंगे दोस्तों, x - 3 इधर बचेगा दोस्तों क्या हमारा, x + 2, x + 2 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू आएगी 3 और एक x की वैल्यू आएगी क्या आएगी दोस्तों, -2। तो देखिए दोस्तों हमारी जो वैल्यू है -2 तो नहीं दी हुई ऑप्शन में, हमें दिया हुआ 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए दोस्तों पहले खुद ही क्वेश्चन कीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो दोस्तों 12 और 16 से विभक्त करने पर, ठीक, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 1856 में कौन संख्या घटाई जाए। ठीक, हम क्या करते हैं दोस्तों, 16 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं। हम 16 और 12 का एलसीएम लेते हैं। जब हम 16 और 12 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये क्या आएगा, 16 और 12 का आपका एलसीएम आएगा दोस्तों 16, 12 और 7 से, माफ कीजिएगा, नहीं, हाँ 7, 12 और 16 से, 7, 12 और 16 से। ठीक, 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर 1856 को प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो इसे क्या हम संख्या घटा दें 1856 में। ठीक, तो आइए देखिए 7 और 12 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम ले लेंगे दोस्तों 7, 12, 16 का, तो क्या आएगा, 4 × 4, ठीक, और इधर × 3 और ये × 7, गुणा करें दोस्तों, 4 4 16 3 48। ठीक, 48 × 7, 48 × 7 करेंगे दोस्तों 8 7 56, और इधर रहेगा 7 चौक 28, 28 28 5 33, यानी 336। 336 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है दोस्तों जो 7, 12 और 16 को डिवाइड कर देती है। क्या कर देती है दोस्तों, 7, 12 और 16 को डिवाइड कर देती है। 7, 12 और 16 से डिवाइड हो जाती है। 336 सबसे स्मॉलेस्ट संख्या दोस्तों जो 7 और 12 और 16 से डिवाइड हो जाती है। ठीक, तो इसी 336 से अगर दोस्तों हम इसी 336 से इसी 336 का भाग अगर हम 1856 में दे दें दोस्तों, ठीक, तो हमें पता चल जाएगा दोस्तों वो कौन सी संख्या होगी
जिसे कितनी संख्या होगी दोस्तों जिसे घटाने पर 1856 में कितना घटा जाए जो हमारी 336 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 7, 12 और 16 से डिवाइड हो जाए। ठीक, 336 का चलिए भाग देते हैं, 336 से चलिए भाग दे देते हैं। ये हम ले जाते हैं दोस्तों, इसको हम 336 5 बार में दोस्तों। ठीक, ये हमारा हो गया 6 5 30, 1856 है। और इधर हो गया दोस्तों 6 3 18, 6 5 30 और 5 15, 15 3 दोस्तों 18, 1 5 15 1 16, 1680। ठीक, और इधर क्या बच गया दोस्तों 6, 15 में से हट गया दोस्तों 7, और हमारे इधर 8 7 6 का दोस्तों 1 176, यानी कि 1856 में से दोस्तों हम क्या घटा दें दोस्तों 176। अगर हम 1856 में 176 घटा दें दोस्तों तो हमारी जो संख्या होगी वो 336 से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों 336 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए 1856 में 176 घटा दीजिए। जब 1856 में 176 घटाएंगे दोस्तों तो हमारी आएगी वैल्यू क्या 1680 आएगी। ठीक, क्या आएगी दोस्तों 1680। ठीक, 1680 आएगी। अगर हम 1856 में से ये 176 घटा दोस्तों 1680 आएगी, जो हमारी संख्या जो 336 से डिवाइड हो जाएगी। पर हमने शेषफल 4 लाना है। क्या दोस्तों शेषफल 4 लाना है। ठीक, तो हम +4 ऐड और कर देते हैं। चलिए हम 4 ऐड कर दिए तो ये बन गया क्या दोस्तों 1684, यानी कि जो हमारी 1684 संख्या दोस्तों इसमें अगर हम 7, 12 और 16 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्रत्येक दशा में शेष 4 मिलेगा। ठीक, पर दोस्तों हमें कितना घटाना हुआ 1856 में से 1684 घटा दीजिए, पता चल जाएगा। चलिए 1856 में से दोस्तों 1856 में से अगर आप 1684 घटाते हैं तो आप निकल के क्या जाएगा दोस्तों 6 4 से 2 गया, 15 में से 8 गया दोस्तों 7 और ये 1 172, यानी कि अगर 1856 में से दोस्तों हम 172 घटा दें तो हमारी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 7, 12 और 16 से विभक्त हो जाएगी। विभक्त नहीं होगी, मतलब विभक्त होने पर क्या होगा दोस्तों वो शेषफल 4 प्राप्त हुआ। ठीक, विभक्त करने पे 7 12 172 अगर घटा दें हम 1856 में से दोस्तों तो हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी 7 12 16 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 देगी। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आंसर सी हो गया ऑप्शन। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कीजिएगा। क्या कह रहे हैं दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 16 57 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। देखिए दोस्तों बड़ी से बड़ी बोल दिया, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि हमें एचसीएफ बड़ी से बड़ी बोला दोस्तों तो एचसीएफ निकालना होगा। ठीक, जो 1657 से को भाग दिए जाने पर क्रमशः शेष जो है दोस्तों 6 तथा 5 बचे। तो चलिए 1657 में भाग देने पे शेष क्या बचे दोस्तों 6 बचे। तो हम कह सकते हैं 16 में से 57 में से दोस्तों अगर आप 6 घटाते हैं तो क्या आएगा दोस्तों 1651, यानी कि 1651 जो है दोस्तों वो कट जानी चाहिए। ठीक, तभी तो हमारा शेषफल क्या होगा दोस्तों 6 बचेगा। ठीक, यानी कि 1651 हमारा कटना चाहिए कि जो बड़ी संख्या होगी ये होगी हमारा दोस्तों 2037 में से हम दोस्तों क्या घटा देते हैं 5 घटा देते हैं, यानी कि इधर हो गया दोस्तों 2032। ठीक दोस्तों, क्या होगा 2032, यानी कि 2032 हमारी उस बड़ी संख्या से कटनी चाहिए, तभी तो 2037 जो होगा दोस्तों उसका शेष बचेगा क्या 5 बचेगा। ठीक, यानी कि 1651 और 2032 को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को विभक्त कर सके। ठीक, तो आप 1651 और 2032 का दोस्तों आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो एलसीएम लेने के तरीके हैं गुणनखंड फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से दोस्तों, एक भागफल विधि से। तो चलिए हम भागफल विधि वाला प्रयोग करते हैं दोस्तों भाग विधि से। देखिए ये 1651 हो गया दोस्तों और इधर हमारा बड़ी संख्या 2032 हो गया, यानी कि हम 2032 में 1651 का भाग देंगे। ठीक, चलिए भाग देते हैं दोस्तों, तो हमारे इधर आएगा एक बार में 1651। ठीक, इसे हम एक बार में लेगा, बचेगा क्या दोस्तों, बचेगा आपका 2 में से 1 गया 1 और इधर हमारा 13 में से 5 गया दोस्तों 8 और हमारा 9 में से 6 गया दोस्तों 3। ठीक, इधर 0। ठीक, 381 में दोस्तों आप 1651 का भाग 381 का भाग 1651 में देते हैं। ठीक, जब भाग देंगे दोस्तों तो क्या होगा, इसे हम 4 बार में देते हैं दोस्तों। कितने बार में 4 बार में। ठीक, चलिए इसको हम 4 बार में ले जाते हैं, तो 4 एकम 4। ठीक, और इधर हो गया दोस्तों 8 चौक 32। ठीक, और इधर हो गया दोस्तों 4 3 12, 12 3 15, यानी कि 15 से 24। अब हमारा क्या शेष बचा दोस्तों, अब हमारा शेष बचा दोस्तों 11 4 गया दोस्तों 7 और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा दोस्तों तो देखिए 11 में 4 गया दोस्तों 7 हो गया और हमारा इधर 4 में से 2 गया दोस्तों 2 और इधर हमारा 6 में से 5 गया दोस्तों 1, यानी कि 127। देखिए दोस्तों शेष जो बचा हमारा 127, अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए, शेष हमारा 127 बचा। अब इस 127 का भाग दोस्तों, इस 127 का
जो हमारी वैल्यू है दोस्तों, जो हमारा शेष आया, इससे हम 381 में भाग देते हैं। जब 381 में भाग देंगे दोस्तों तो ये 3 बार में कट जाएगा। 381 कितने बार में कट जाएगा दोस्तों? 3 बार में कट जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो मसा है दोस्तों क्या है? 127 आया। क्या है दोस्तों? हमारा जो मसा है वो 127 है। यही बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या करेगी दोस्तों? 1657 और 2037 में भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल देगी। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? ठीक, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं। ठीक, 10 गेंदें जिनमें से कुछ लाल तथा कुछ सफेद है, लाल और सफेद है। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है? सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद है। ठीक, औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक, तो अगर ये 28 रुपये प्रत्येक गेंद का मूल्य है, औसत है, जो औसत मूल्य दोस्तों प्रत्येक गेंद का, तो हम कह सकते हैं जो हमारी 10 गेंदों का मूल्य होगा दोस्तों 10 गुणे 28 होगा, यानी कि 280 रुपये होगा। ठीक, 280। ये मैंने कैसे लिख दिया? आपने ये फार्मूला देखा ही होगा। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक, कुल संख्या। ठीक, तो देखिए दोस्तों हमने क्या निकाला? हमने निकाला संख्याओं का योग, तो हमने औसत गुणे कुल संख्या किया, तो ये हमारा औसत गुणे कुल संख्या यानी कि 280 रुपये टोटल कुल गेंदों का, जो भी 10 गेंदे उनका मूल्य है। ठीक, अभी इसी प्रकार कह रहा है दोस्तों, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी होगी? ठीक, मानते हैं दोस्तों हम कि जो हमारी लाल गेंद है दोस्तों उसकी संख्या x है। क्या दोस्तों? लाल गेंद की संख्या x है। तो ये जो लाल गेंद है दोस्तों इसकी संख्या क्या है? x। तो हमारा जो व्हाइट होगा, जो हमारा सफेद गेंद होगा, इसकी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? इसकी संख्या हो जाएगी x माइनस 10 माइनस x हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? 10 माइनस x हो जाएगी। ठीक, ये हमारी हो गई सफेद गेंदों की संख्या, ये हो गई लाल गेंदों की संख्या। ठीक, अब कह रहे हैं दोस्तों लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 हो। चलिए लाल गेंद हमारी दोस्तों x है, तो इसका हम 25, इसका औसत मूल्य 25 है, तो लाल गेंदों की टोटल कीमत क्या होगी दोस्तों? 25x रुपये होगी। क्या होगी दोस्तों? 25x रुपये हो गई। ठीक, और व्हाइट गेंदों का जो दोस्तों औसत मूल्य है, व्हाइट गेंदों का औसत मूल्य है दोस्तों कितना? 30 रुपये है। ठीक, क्या है? 30 रुपये। तो इनका औसत मूल्य क्या है? तो इनका टोटल मूल्य क्या हो गया? व्हाइट गेंदों का टोटल मूल्य क्या होगा दोस्तों सफेद गेंदों का? आप कहेंगे 300 और इधर हो गया दोस्तों माइनस 30x। ठीक, अब दोस्तों हम जानते हैं अगर हम ये वैल्यू और ये वैल्यू जोड़ दें, क्योंकि हमारी दो ही गेंद है, तो ये हमारी टोटल वैल्यू 280 आनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू को हम जोड़ दें, क्योंकि ये लाल है, लाल गेंदों का पूरा टोटल मूल्य है, ये सफेद गेंदों का टोटल मूल्य है। ठीक, तो ये 25x प्लस 300 माइनस 30x को जोड़ दे तो हमारा 280 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसे करते हैं हम, इसे दोस्तों इधर ही करते हैं इस साइड। ठीक, देखिए अगर हम दोस्तों 25x प्लस हम 300 माइनस 30x बराबर, ये किसको हो जाएगा दोस्तों? हमारा 280 के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये लाल गेंदों और वाई गेंदों का क्रमशः मूल्य है। ठीक, तो देखिए 25x माइनस 30x। ठीक दोस्तों, ये घटेगा माइनस 5x हो जाएगा, उधर जाएगा 5x बन जाएगा, ये 5x, और दोस्तों देखिए 300 में से 280 घटा तो ये हो जाएगा 20। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई क्या? 4। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 4 आ गई। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, जब x की वैल्यू 4 आ गई दोस्तों तो हमारे सफेद गेंदों की संख्या पूछा है। सफेद गेंदों की संख्या क्या है दोस्तों? 10 माइनस x है, तो 10 में से 4 घटा दीजिए, आगे क्या आ गया दोस्तों? आंसर 6 आ गया। यानी कि हमारे पास जो सफेद गेंद है दोस्तों वो कितना है? उनकी संख्या 6 है। हमारी सफेद गेंदों की संख्या क्या है दोस्तों? 6 है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अच्छा एवरेज के टॉपिक से है। क्या क्वेश्चन? 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? ठीक, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक,
आपने क्वेश्चन कर लिया होगा पॉज करके वीडियो। ठीक, मैं करता हूँ। देखिए क्या करें दोस्तों, 5 व्यक्ति में से 60 किलोग्राम भार वाले स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों देखिए इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आप समझिएगा ठीक अच्छे से। ठीक, देखिए दोस्तों, मान लीजिए इनका औसत भार x है। औसत भार क्या है दोस्तों, x है। मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, आप सीधे सीधे कह देंगे 2 यानी कि 10 किलोग्राम यानी कि 70, आप तुरंत आंसर टिक कर देंगे। ठीक, मैं जानता हूँ क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, पर आप समझिएगा दोस्तों। ठीक, देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरा तरीका देखिएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए औसत भार क्या है, x है। ठीक, औसत क्या है दोस्तों, x है। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको और सेट करता हूँ। देखिए आपके पास 30 रुपये है। ठीक, मेरे पास कितना है, 20 रुपये। आपके पास कितना है, 30, और मेरे पास कितना है, 20 रुपये। औसत इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 25 आ जाएगा। ठीक, यानी कि आपके पास भी औसतन 25 रुपये है, मेरे पास भी औसतन 25 रुपये है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 25 प्लस 25/2 बराबर 25। ठीक, औसत हमारा 25 ही आएगा, चाहे 30 प्लस 20 कीजिए, चाहे 25 प्लस 25/2 कीजिए, हमारा औसत क्या आएगा, 25 ही आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार देखिए हमारा जो औसत है दोस्तों, मान लीजिए सबका औसतन भार x है, तो मान लीजिए प्रत्येक का जो औसत भार था x था, 5 लोग थे। ठीक, x था। समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। क्या करें दोस्तों, 60 किलोग्राम वाले स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ये +2, क्योंकि देखिए एक ऐसा व्यक्ति आता है जो एक व्यक्ति को रिप्लेस करता है। वो जो व्यक्ति को रिप्लेस करता है दोस्तों, उसका वजन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, तभी तो औसत भार बढ़ा है। औसत भार बढ़ के क्या जाता है दोस्तों, औसत भार बढ़ के दोस्तों, औसत भार बढ़ के दोस्तों ये हो जाता है x+2। क्या होता है दोस्तों, औसत भार बढ़ के x+2 हो जाता है। ठीक, ये हमारी संख्या है 5। ठीक, औसत भार बढ़ के x+2 हो जाए। जब यहाँ x+2 हो गया दोस्तों औसत भार, तो हम इसमें +2 कर दें। ठीक, इसमें +2 कर दें, इसमें +2 कर दें, इसमें भी +2 कर दें, इसमें भी +2 कर दें। ठीक, तो हमने टोटल कितने बार 2 किया, तो आप कहेंगे टोटल आपने 5 बार +2 किया, यानी कि कितने ऐड किए हमने, 10 ऐड किए। हमने टोटल संख्या में कितनी ऐड की होगी दोस्तों, 10 ऐड की होगी। जब हमने 10 ऐड किया तब जाके हमारा जो नया औसत बना दोस्तों वो x+2 बना। ठीक, तो यानी कि ये जो 60 किलोग्राम था, वो जब व्यक्ति था ग्रुप में दोस्तों, तो औसत भार x था। जब वो चला गया और नया कोई व्यक्ति आया, जाहिर है तो ज्यादा वजन का होगा, तो उसका वजन जो हो गया दोस्तों, जो औसत वजन हो गया दोस्तों, वो x+2 हो गया। यानी कि अपने साथ वो 10 किलो एक्स्ट्रा वजन लेके आया। ठीक, यानी कि 60 + 10, यानी कि आप कहेंगे 60 + 10 हो जाएगा 70, यानी कि जो नया आदमी होगा दोस्तों वो 70 किलोग्राम का होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आपको ये तरीका भी लग सकता है कि सर ने क्यों बताया इतना फालतू तरीका, पर दोस्तों अभी आपको जब क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े जब आएंगे, तो ऐसे तरीके से सोच के करेंगे तो आपको काफी ईजी लगेगा। ठीक, तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा इसमें दोस्तों, 70 किलोग्राम हमारा आंसर था, आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 91वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी थी। देखिए दोस्तों, वही मैं पुराने तरीके से जैसा अभी मैंने आपको समझाया वैसे उसी तरीके से कोई कोशिश करूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लीजिए उसका औसत क्या दिया दोस्तों, 59.6। क्या रन दिया दोस्तों, 59.6। फिर हमारा अगला क्या होगा दोस्तों, ये भी 59.6 हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए 59.6 ये 50 पारियों तक है दोस्तों। औसत का मतलब दोस्तों वही तो बताया कि मान लीजिए हो सकता है उसके जो रियल में रन हो दोस्तों वो वेरी करते हो, वो अलग अलग हो, पर औसत का मतलब ये होता है कि हर पारी में बराबर। यानी कि जैसे कि मेरे पास 20 रुपए, आपके पास 30 रुपए है, तो मेरे पास भी यानी कि औसतन 25 है, आपके पास भी 25 है, यानी कि 25-25 हम दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार ये 59.6 हम इसे लिखते चले जा सकते हैं। ठीक, तो ये 59.6 ये हम 50 पारियों तक लिखते हैं 59.6। ठीक, तो 50 पारियों तक औसत क्या है दोस्तों, 59.6 है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, अब 59 जो 91वीं पूर्ण पारी खेलता है दोस्तों, पूर्ण होने पर उसमें जो रन बना दोस्तों वो 60 हो जाता है। तो मान लीजिए अगर वो 91वीं पारी में भी ये 59.6 ही रन बना था दोस्तों, इधर 59.6 होगा, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा,
ये कॉमा है दोस्तों, ठीक। अगर ये 59.6 ये रन बनाता दोस्तों तो पारी क्या, तो औसत क्या होता दोस्तों 59.6 ही होता, ठीक। पर आप देखेंगे हमारा औसत क्या होता है 60 हो जाता है, यानी कि 0.4 बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है 0.4 बढ़ जाता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं इधर भी प्लस 0.4 ऐड कर दिया, इधर भी हमने प्लस 0.4 ऐड कर दिया, और हमने इधर भी किया प्लस 0.4 ऐड, और प्लस 0.4 हमने इधर भी ऐड किया, यानी कि हम टोटल 0.4 कितनी बार ऐड कर रहे हैं। तो आप कहेंगे 51 पारी है दोस्तों, तो 51 पारी में हम प्लस 0.4 का गुणा कर देंगे। तो जब 51 गुणे 0.4 का गुणा करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या आएगा 4 एकम 4 और 5 चौक 20, यानी कि 20.4, यानी कि टोटल हम 20.4 अंक सॉरी 20.4 रन ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों 20.4 रन ऐड कर रहे हैं, तब जाके हमारा जो औसत हो जाता है दोस्तों वो 60 हो जाता है। यानी कि जो ये 59.6 हमने अलग से लिखा है और हमने ये 20.4 अलग से लिखा है, ठीक। इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों। जब जोड़ेंगे आप, जब आप जोड़ते हैं 59.6 और 20.4 को दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा क्या 10, और ये हमारा दोस्तों हो गया 9 1 10 और ये 5 2 7 1 8, यानी कि 80। यानी कि जो उसने रन बनाया हो दोस्तों वो 80 रन बनाया हो दोस्तों। ये आपको थोड़ा मैं जैसे बता रहा हूँ उससे आपको बड़ा लग सकता है, आप हो सके आपको कुछ और मेथड करने है तो आप उस मेथड को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मेरा मेथड देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि मान लीजिए सभी 59.6 पारियां थी, मान लीजिए 50 पारियों तक 59.6 उसका औसत था, यानी कि सभी पारियों में उसने 59.6 रन बनाए। अगली पारी में दोस्तों वो कुछ इतना रन बनाता है कि वो औसत जो होता है दोस्तों 60 हो जाता है। तो मान लीजिए हम मानते हैं कि अगली पारी में वो 59.6 रन बनाता है, ठीक। क्या बनाता है दोस्तों 59.6 रन बनाता है, तो औसत क्या होता है 59.6 रन बनाता है, औसत क्या होता है दोस्तों 59.6 ही रहता है। पर उसने क्या किया कुछ ज्यादा रन मारे हैं, तब जाके वो दोस्तों औसत 60 हो जाता है, यानी कि 59.6 से बढ़ के औसत क्या हो जाता है 60 हो जाता है। यानी कि अब ये सब प्लस 0.4 प्लस 60 होते चले जाएंगे, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक। अब बराबर, यानी कि हमने टोटल कुल कितने अंक ऐड किए, एक तो हमने ये 59.6 अंक ऐड किया था और प्लस 51 गुणे 0.4, ठीक, हमने ऐड किया, यानी कि 20.4, यानी कि हमने कितना ऐड किया 59.6 प्लस 20.4, तब जाके हमारा 80 रन आया, यानी कि उसने 80 रन मारे होंगे, तब जाके औसत क्या हो गया 60 हो गया, ठीक। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत मुश्किल 30 सेकंड का 40 सेकंड का ही क्वेश्चन है, और कह सकते हो और भी कम है। पर एक मैं आपको समझाने का तरीका बताया, आपका जो तरीका है आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कीजिए, बस आपका हमारा पर्पज है आपका सिलेक्शन हो जाए जिस मेथड से आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, काफी टाइम ले लिया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों ये भी एक इजी क्वेश्चन है, औसत के टॉपिक से ही है। चलिए इस क्वेश्चन करिएगा। हाँ चलिए दोस्तों, आपने उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा, ठीक। तो देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। मान लिया हमारी कोई एक सम संख्या x है, क्या है x है, तो इसके बाद की जो सम संख्या होगी वो इससे 2 स्थान आगे होगी, क्योंकि अगर अब 2 हमारी सम संख्या है तो इसके बाद 4 होता है, 4 के बाद सम संख्या हमारी 6 होती है, यानी कि 2 2 हम ऐड करते रहे, तो हमारी जो अगली सम संख्या होगी वो x + 2 होगी, ठीक। अगली जो हमारी सम संख्या होगी वो x + 4 होगी, ठीक। अगली हमारी सम संख्या होगी वो x + 6 होगी, ठीक। यानी कि ये हमारी 4 सम संख्या, इनका योग क्या करें, इनका औसत 27 है, ठीक। तो इनका औसत 27 है, तो x + 2 प्लस x + 4, औसत निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या हमारी कितनी है 4 है, औसत कितना आ रहा है दोस्तों 27, ठीक। अब देखिए दोस्तों जोड़ लीजिए x 4x, ठीक, प्लस 4 2 6 4 10, 4 2 6 12, ठीक 12, ठीक। ये हो गया 27 चौक कितना होगा दोस्तों 108, ठीक। अब 108 में से 12 घटाइए दोस्तों, 108 में से जब आप 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 24 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। हमें पूछा क्या बड़ी संख्या कौन सी है, तो 24 + 6 यानी कि 30, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी दोस्तों 24 + 6 यानी कि 30 होगी, यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, काफी हलवा सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए पहले खुद सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया दोस्तों। देखिए मेरा प्रोसेस क्या है, देखिए दोस्तों हमें ये देखिए हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक।
तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन मार्क जो हमारे पावर में है दोस्तों, वहां देखेंगे हमारा जो बेस है दोस्तों वो 2 है। क्या है दोस्तों? 2 हमारा बेस है। यानी कि ये सबको हमें जो 8 4 दिए हुए हैं दोस्तों, इन्हें हमें 2 के फॉर्म में बनाना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? हमें 2 के फॉर्म में बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम 2 की पावर 4 1.1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 8 को हम 2 की, माफ कीजिएगा, 8 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर घात 3, 2 की पावर घात 3, और ये हम लिख सकते हैं 1.1। ठीक, आगे दोस्तों इस हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और पावर हमारी 2.7 सेम रहेगी। ठीक, आगे हम दोस्तों 2 की पावर ये 3.3 रहेगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमने बेस को बराबर बना लिया। चलिए ठीक है, अब ये जो 3 है ये पावर से क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 2 की पावर 3.3। ठीक, 2 की पावर क्या बन गई दोस्तों? 3.3। इधर 2 की पावर क्या बन गई दोस्तों? 5.4। इधर 2 की पावर क्या बन गई दोस्तों? 3.3। ठीक दोस्तों, अब हम कह सकते हैं ये 3, देखिए दोस्तों अब ये अब जान रहे हो दोस्तों, ये आपने रूल पढ़ा होगा कि जब हमारे बेस बराबर होते हैं तो उनकी घाती, जब हमारे बेस बराबर हो और वो सभी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो, गुणज में हो दोस्तों, गुणा हो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? घात जोड़ देते हैं दोस्तों। क्या? ठीक है, चलिए घात हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे दोस्तों 3.3 यानी कि 6.6 हो गया, और ये 6.6 में 5.4 जोड़ते हैं दोस्तों, तो आपका हो गया 6.6 में दोस्तों अगर आप 5.4 जोड़ देते हैं तो हमारा होगा 6 4 10, 6 5 11, 11 1 12, यानी कि हम 2 की पावर 12 इसको लिख सकते हैं। यानी कि हमारी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है दोस्तों, वो उसका मान है 12, उसकी वैल्यू क्या है? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 0 क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? इस संख्या की वैल्यू क्या होगी? 0.00032 की पावर 0.6। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों देखिए इसको हम लिख सकते हैं 32। ठीक, 32 और बटे में कितने अंक पे दशमलव दोस्तों? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 लिख के 5 बार 0। ठीक, ऐसे ही करते हैं ना हम इसको। ठीक, इधर हम पावर 0.6, कोई वैल्यू में डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 लिखा तो 8 हो गया, 2 की पावर 4 लिखा तो 16, और 2 की पावर 5 लिखा तो 32। ठीक, और इसे हम 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। और ये 0.6 को दोस्तों हम 6/10 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 2/10 को दोस्तों की पावर हम 5 ऑल ओवर पावर ला देते हैं 5, और ये गुणे 6/10। ठीक, कोई वैल्यू में डिफरेंस? कोई नहीं डिफरेंस। देखिए ये 5 से 2 कटाइए, 5 से 2 बार में 10 चला जाएगा। ठीक, बचा 6/2, यानी कि दोस्तों अब 2/10 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। 1/5 लिख लिया हमने। जब 1/5 लिखा दोस्तों तो ये हमारी पावर आ गई, क्या हो गई? 3। ठीक, क्या होगा दोस्तों? ये 2 3 ये 6 चला जाएगा, तो हमारा बचेगा पावर में 3, यानी कि 1/5 की पावर 3। अब देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको और ओपन करते हैं हम। इस 1/5 को दोस्तों अगर और ओपन करेंगे तो ये 1 बटा और ये 125 हो जाएगा। ठीक, अब जब हम 1 में 125 का भाग देंगे दोस्तों, 1 में जब हम इधर भाग देते हैं दोस्तों, जब हम 1 में 125 से भाग देंगे दोस्तों तो आंसर क्या आएगा? ठीक, पॉइंट दिया, 0 गया, फिर 0 देके 1 0 इधर लिया, फिर 0 देके दोस्तों 1 0 इधर लिया, यानी कि 8, यानी कि 125 गुणे 8 हमारा 1000 हो जाता है, यानी कि 0.008, यानी कि 0.008, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारा, सॉल्व कीजिए दोस्तों। ये मिक्सर और एलिगेशन का एक क्वेश्चन है, इसे रेशियो प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं थोड़ा सा। ये क्या है दोस्तों? 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। ठीक, देखिए दोस्तों
9 लीटर हमारे पास कोई द्रव है, उसमें कोई, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास लिक्विड है, उसमें 50% अम्ल है, ठीक, 50% अम्ल यानी कि 50% अम्लीय है, ठीक। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, मान लीजिए उनका अनुपात बराबर होगा, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में अम्ल है उतनी क्वांटिटी में कोई और भी लिक्विड होगा, सॉरी पानी है दोस्तों, ठीक, पानी है, ठीक। तो अगर पानी की मात्रा जितनी होगी उतनी अम्ल की मात्रा होगी, क्योंकि 50% अम्ल है, उतना ही हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर 9 लीटर है दोस्तों, तो 4.5 लीटर हमारा अम्ल होगा और 4.5 लीटर हमारा वाटर होगा, ठीक, पानी होगा। तो हम कह सकते हैं जो इनका अनुपात आएगा दोस्तों, ये 1:1 आएगा। ये हमारा अम्ल का हो गया वैल्यू, ये हमारा हो गया पानी का, ठीक, क्या है, पानी की मात्रा, ठीक। अब क्या है दोस्तों, कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, ठीक। 30% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप कहेंगे 3/10, यानी कि 10 का 30% क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। 10 का 30% क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया, यानी कि 3 अम्ल हो जाए और जो पानी है दोस्तों वो 7 हो जाए, क्योंकि 3 में ये 10 जो है, ये जो टोटल लिक्विड है दोस्तों, जो टोटल द्रव है, ये जो 10 है ये टोटल द्रव को दिखा रहा है। 30% अम्लीय हो जाए, यानी कि 10 का 3% अम्ल रह जाए, ठीक। 10 का 30% यानी कि 10 का 3 अम्ल रह जाए, तो पानी कितना हो दोस्तों, 7 होगा, ठीक। पानी कितना हो दोस्तों, 7 होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं 3:7, 3:7 का रेशियो आ गया, ठीक। अब देखेंगे दोस्तों, ये 1 + 1 को जोड़ देंगे, ये 2 यूनिट हो जाएगा। आपका जो भी तरीका दोस्तों करिएगा, बाकी ये तरीका मेरा देखिएगा। और ये 3:7 को दोस्तों हम कह सकते हैं 10, ठीक। 3:7 दोस्तों हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक। अब कह रहा है दोस्तों कि हमने तो पानी मिलाया है, क्या है दोस्तों, हमने पानी मिलाया, अम्ल तो हमने मिलाया नहीं है, हमने अम्ल तो मिलाया नहीं है, तो हमने पानी मिलाया। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें देखिए यहाँ दोनों वैल्यूज जो है, एक से 3 हो जा रहा है, 1 से 7 हो जा रहा है, यहाँ दोनों वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहेंगे हाँ, पर हमने तो केवल पानी मिलाया, तो अम्ल में क्यों वेरिएशन आ रहा है, अम्ल क्यों हमारा डिफरेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अम्ल की जो क्वांटिटी है उसको बराबर करेंगे, ठीक। तो हम इसको बराबर कैसे करते हैं, इसमें गुणे 3 कर दीजिए। जब गुणे 3 कर देंगे दोस्तों, जब गुणे 3 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाए दोस्तों, अम्ल बराबर हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, तो ये बन गया 3.3 और इधर हो गया इनकी टोटल संख्या, टोटल लिक्विड हो गया दोस्तों 6 यूनिट, ठीक। अब हमारा इधर हो गया 3.7, ठीक। इनकी जो टोटल लिक्विड हो गया दोस्तों वो 10 यूनिट हो गई, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जो है अम्ल अम्ल बराबर हो गया। अब हमने देखा दोस्तों कि पानी की मात्रा को बढ़ाया, ठीक। अब हमने पानी मिलाया, तो पानी हमने कितना मिलाया दोस्तों, मान लीजिए पानी हमने 4 यूनिट मिलाया दोस्तों, ठीक। यानी कि पानी हमने 4 यूनिट मिलाया, कितना मिलाया दोस्तों, हमने पानी 4 यूनिट मिलाया। तो अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये जो 6 यूनिट है दोस्तों, ये 6 यूनिट हमारा इक्वल किसका दोस्तों, 9 लीटर के। जब हमारा 6 यूनिट दोस्तों 9 लीटर के इक्वल है, 9 लीटर के, तो हमारा 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट इक्वल होगा दोस्तों 9/6, ठीक। तो हमारा दोस्तों 4 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 यूनिट हमारा इक्वल हो जाएगा दोस्तों 9/6 × 4, ठीक। जब 9/6 × 4 हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 4 और ये 3, ठीक। ये 3 3 9, ठीक। यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 4 यूनिट दोस्तों 6 लीटर के बराबर हो जाएगा। कितने लीटर के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 6 लीटर, 6 लीटर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमने 6 लीटर, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 6 लीटर आ गए। यानी कि हमने क्या किया दोस्तों, 6 लीटर ऐड कर दिया, तो हमारी जो अम्लीय सांद्रता हो गई वो 30%, यानी कि हमारा जो अम्ल एसिड है दोस्तों वो 30% रह गया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है अगला, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा दोस्तों वीडियो पॉज करके, फिर मेरा प्रोसेस देखिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेट के एग्जाम में। तो आइए करते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारा जो टोटल अंक था वो 100 का था, मानते हैं इसको, ठीक। 35% अंक लेने होते हैं, ठीक। 100 ना मान के दोस्तों हम मानते हैं इसे कि जो हमारा एक अभ्यर्थी कितना पाता है दोस्तों, 40 अंक, ठीक। 40 अंक पाता है, वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
यानी कि 40 अंक पा रहा है दोस्तों, वो 30 अंकों से इंक्लूड आ रहा है, यानी कि जो 40 प्लस 30 ये जो 70 है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा क्या, 70 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। ठीक, कितना चाहिए दोस्तों, 30 अंक वो और लाए, यानी कि जो 70 अंक है दोस्तों, ये हमारा पासिंग मार्क है, यानी कि हमारा ये उत्तीर्ण होने के लिए ये नंबर है। ठीक, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए, ये जो 35% अंक लेता है तो वो उत्तीर्ण होता है दोस्तों। ठीक, 35% अंक, तो मान लेते हैं जो 35% है वो हमारा 70% के इक्वल है। जैसे हमने शुरू में बोला था कि मान लीजिए हमारे पास कोई अंक 100 है। ठीक दोस्तों, मान लीजिए कोई अंक हमारे पास 100 है। ठीक, अब ये 100 का 35% कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। 100 का 35% 35। ठीक, ये उत्तीर्ण होने के लिए, पर ये जो 35% हमारा एक्चुअल में कितना है दोस्तों, 35% एक्चुअल में हमारा है 70 के इक्वल। ठीक, 70 के इक्वल, तो हम कह सकते हैं हमारा 100% जो होगा दोस्तों वो किसके इक्वल होगा, 70/35 गुणे 100। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 35 दूना 70 यानी कि 200, यानी कि दोस्तों हमारा जो अधिकतम अंक होगा दोस्तों वो 200 होगा। क्या होगा दोस्तों, 200 होगा। ठीक, ये देखिए, ये 40 प्लस 30 यानी कि 70, मैं फिर से समझाता हूँ दोस्तों, 40 प्लस 30 70, यानी कि 70 नंबर चाहिए उसे उत्तीर्ण होने के लिए। ये 70 इक्वल है दोस्तों 35% के। जब ये 70 35% के इक्वल है तो हमारा जो 100% होगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 70/35 गुणे 100 यानी कि 200 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, एक 35% की वैल्यू 70%, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 70/35, तो 100% की वैल्यू चाहिए 70/35 गुणे 100। ठीक है, यहाँ से है, यानी कि 200 अंक अधिकतम होंगे। ठीक, ये अधिकतम पूर्णांक है। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनमें से 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की। कितना, 35,000 दर्शक पहुंचे देखने दोस्तों, 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए तथा बच्चों के लिए 20 रुपए हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो, तो मेले में कितने बच्चे थे। ठीक, देखिए दोस्तों 35,000 कह रहा है, 35,000 दर्शक पहुंचे, उसमें से 10% निःशुल्क, 10% क्या थे दोस्तों, निःशुल्क थे, यानी कि कहीं ना कहीं 90% जो होगा दोस्तों, 35,000 का जो 90% होगा उनमें उनको वो पैसा लग रहा है। ठीक, तो देखिए जो 35,000 के 90% दोस्तों वो पैसा देके जा रहे हैं, उसमें हमारे बच्चे शामिल हैं और वयस्क शामिल है। ठीक, और जो हमारे 10% है वो क्या है दोस्तों, निःशुल्क फ्री में जाते हैं। ठीक, पास उनके पास क्योंकि है। ठीक, तो 35,000 का 90% निकाल लीजिए, 35,000 का 90% निकालेंगे दोस्तों, तो 35,000 गुणे 90/100 यानी कि गया ये। ठीक, 9×5 45, 4 9 3 27, 27 4 31, यानी कि 31,500, यानी कि 31,500 जो दर्शक हैं इन पे पैसा लगेगा। ठीक, इनको जाने के लिए। अब कह रहा है दोस्तों कि वयस्क के लिए 40 रुपए। ठीक, तो मेले में कितने बच्चे थे, मान लीजिए मेले में बच्चे x थे। ठीक, मेले में बच्चे कितने थे दोस्तों, x थे, तो 31,000, तो हमारे जो दोस्तों मेले में x बच्चे थे, तो हमारे ये वयस्क कितने हो जाएंगे दोस्तों, आप कहेंगे ये मेले में बच्चों की संख्या जो थी दोस्तों, बच्चों की संख्या वो थी x, तो जो वयस्क हुई जिन पर पैसा लग रहा है दोस्तों, जिनकी टिकट का पैसा लग रहा है उनकी संख्या हो गई 31,500 माइनस x। ठीक, यानी कि x प्लस 31,500 माइनस x ये बराबर है 31,500 के। किसके बराबर है दोस्तों, 31,500 के बराबर है, क्योंकि ये जो है हमारे दोस्तों इन्हीं पे ये पैसा लग रहा है। ठीक, तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि जो 31,500 से हमें प्राप्त हुए हैं 9,50,000 रुपए, तो हम कह सकते हैं x एक बच्चे पे कितना लग रहा है दोस्तों, एक बच्चे पे लग रहा है 20 रुपए, तथा वयस्क आदमी पे कितना लग रहा है दोस्तों, वयस्क पे 40 रुपए लग रहा है। संख्या बच्चों की कितनी है दोस्तों, संख्या बच्चों की है x गुणे, बच्चों की संख्या x है, बच्चों पे कितना लग रहा है दोस्तों, x गुणे 20 रुपए, यानी कि टोटल बच्चों से कितने रुपए आए, मेले में बच्चों से आए x गुणे 20 रुपए, यानी कि 20x रुपए। ठीक, वयस्क से कितने रुपए आए दोस्तों, हमारी वयस्क की संख्या थी 31,500 माइनस x, ये 31,500 माइनस x वो संख्या है जिन पर पैसा लगा। ठीक दोस्तों, तो 31,500 माइनस x ये दे रहे हैं दोस्तों कितने, 40 रुपए, कितने दे रहे हैं दोस्तों, 40 रुपए। ठीक,
तो इनसे टोटल इतने रुपए आए। ठीक, अब दोस्तों देखेंगे ये जो हमारा 20x प्लस 31,500 माइनस x गुणे 40, इनका जो योग है ये बराबर है 9,50,000 के। किसके बराबर दोस्तों? 9,50,000 के। ठीक, इसको मैं रब कर रहा हूँ दोस्तों जगह होने के कारण। ठीक, देखिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20x प्लस 31,500 माइनस x, ये वयस्क की संख्या है, वयस्क पे 40 रुपये लग रहा है और हमारा बच्चों पे 20 रुपये लगे, ये x भी बच्चों की संख्या है। ठीक, ये बराबर है किसके? 9,50,000 के, 9,50,000 के। ठीक, तो देखिए दोस्तों इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारी x वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 20x प्लस 31,500 गुणे 40 कीजिए, जब करेंगे दोस्तों 4 5 20, 4 एकम 4 तो 6, 4 3 12। ठीक, यानी कि हम कहते हैं 3 0। ठीक, 1 2 और 3, और ये हमारा हो गया माइनस 40x, ये बराबर हो गया 95,000, 9,50,000 माफ कीजिएगा, 95,000 में बार बार बोल दे रहा हूँ, 9,50,000। ठीक, ये 20x माइनस 40x घटा दोस्तों तो कितना हो गया? माइनस 20x। माइनस 20x जो है बराबर के दूसरी साइड, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा 20x। ठीक, और ये दोस्तों ये क्या गया? 12,60,000 में से 9,50,000 घटेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 12,60,000 में से 9,50,000 घटेगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा 3,10,000, 3,10,000। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई आपकी 3,10,000 बटे 20, यानी x की वैल्यू आ गई कितना दोस्तों? 31,000 का आधा कितना होगा दोस्तों? आप कहेंगे 31,000 का आधा होगा 15,500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि हमारी जो बच्चों की संख्या थी दोस्तों वो 15,500 रुपये थी, सॉरी 15,500 थी। ठीक, बच्चों की संख्या कितनी दोस्तों? 15,500 थी। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूँ आपका भी आंसर आ गया हो दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों? हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाउंड करनी। ठीक, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाउंड करनी है। ठीक, तो देखिए दोस्तों क्या मान होगा क्वेश्चन मार्क की? ये हम गुणा कर देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 8 बटे x बराबर x बटे 50। ठीक, तब आपको ताकि आके और क्लियर हो। ठीक, ये हमने किया तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा किया दोस्तों x स्क्वायर बराबर ये 8 5 40 400 हो गया। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई 20। क्या आ गया दोस्तों? 20 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। देखिए बहुत हलवा सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप ये कर चुके होंगे अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसे करिएगा दोस्तों, खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? स्टार जो हमारी लुप्त अंक यानी कि स्टार की वैल्यू दोस्तों वहाँ क्या होगा? स्टार की जगह हमारा कौन सा अंक होगा? क्योंकि 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हमने भी देखा था, हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सम ऑड स्थानों पे यानी कि विषम स्थानों पे जो भी अंक है उनका योग और सम स्थानों पे जो भी अंक आते हैं उनका योग, दोनों का अंतर जो दोस्तों हमेशा होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर 11 से कोई डिविजिबल होना चाहिए, कोई डिविजिबल कोई संख्या होनी चाहिए, तब हमारा जो होगा संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक, तो देखिए ऑड स्थानों पे कौन कौन सी संख्या है? 1 है, 6 है, 9 है, 2 है। ठीक, ऑड स्थान इनका जोड़ लीजिए योग, तो 1 प्लस 5 प्लस सॉरी माफ कीजिएगा 1 प्लस 6 थोड़ी 1 प्लस 6। ठीक, और इधर हो जाएगा प्लस 9 प्लस 2। ठीक, इनका योग क्या होगा दोस्तों? 6 1 7 9 7 16 2 18। ठीक, इधर देखिए दोस्तों ऑड स्थानों पे संख्याएं 5 स्टार और 4। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस स्टार की जगह दोस्तों हम x ले लेते हैं। ठीक, x 5 प्लस x प्लस 4, ये क्या होगा दोस्तों? 9 प्लस x। ठीक, इनका जो अंतर हो दोस्तों ऑड स्थान पे जो हमारे अंक हैं उनका योग और 5 जो हमारे इवन नंबर पे हमारे जो
इवन स्थानों पे जो हमारे अंक है उनका योग का अंतर 0 होना चाहिए। ठीक, तो चलिए 0 को बराबर करते हैं। 18 माइनस 9 प्लस एक्स बराबर 0 करते हैं, तभी हमारी संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। चलिए आगे इसे और सॉल्व करते हैं हम। 18 माइनस 9 माइनस एक्स बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू हो जाएगी 18 से 9 गया दोस्तों 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9। अगर दोस्तों अगर ये संख्या 1 5 6 9 9 4 2 रहे तो हमारी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 15,69,942 हमारी संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारा। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है। पहले खुद सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों वीडियो को पॉज करके। ठीक, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, देखिए मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है। मान लीजिए मीना की आयु x है, मीना की पुत्री की आयु मान लीजिए x है, मीना की पुत्री की आयु, ठीक, पुत्री की आयु जो है x है। ठीक, और कह रहा है मानते हैं, और मीना की जो आयु होगी वो क्या होगी, वो पुत्री की 8 गुनी है। तो मान लीजिए मीना की होगी 8x। ठीक, अब क्या कह रहे हो, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष बाद, तो मीना की आयु 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 8x प्लस 8, और उसके पुत्री की आयु 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x प्लस 8 का अनुपात जो आता है दोस्तों वो आता है 10:3। क्या आता है दोस्तों 10:3। ठीक, तो हम कह सकते हैं इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी जो है मीना की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। ठीक, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। 3 का तिर्यक गुणा करते हैं दोस्तों हम ऊपर नीचे, ये 10 इधर गुणा हो जाएगा x प्लस 8 से, और 3 गुणा हो जाएगा 8x प्लस 8 से। चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इक्वेशन ऐसे कुछ बनेगा 24x प्लस 24, ठीक, बराबर हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 10x प्लस 80, 10x प्लस 80 हो गया। ठीक, 10x प्लस 80। अब दोस्तों देखिए x को हम एक साइड करते हैं, 24 में से 10 घटा दोस्तों क्या हो गया 14x, 80 में से 24 घटा दोस्तों क्या हो गया 56 हो गया। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 4 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 4 आ गई। ठीक, तो मीना की वर्तमान आयु क्या थी 8x थी। ठीक, तो 8 गुणे 4 कर देते हैं, तो जब 8 गुणे 4 करेंगे दोस्तों तो आपको मीना की वर्तमान आयु पता चल जाएगी, यानी कि 32 वर्ष, यानी कि मीना की 32 वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। खुद सॉल्व कीजिए दोस्तों। पहले क्या क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 20% यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य कितना है। ठीक, यदि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, मान लीजिए दोस्तों मेज का जो है क्रय मूल्य वो 100 है। ठीक, क्या है दोस्तों 100 है, 100 यूनिट मान लीजिए 100 यूनिट है, मेज का क्रय मूल्य 100 यूनिट है। जब उसे वो 95 यूनिट में जब दोस्तों से बेचता है, 95 यूनिट मतलब कि 5% हानि, तो 100 का 5% क्या होगा दोस्तों 5 होगा, तो 100 में से 5 घटा दीजिए तो 95 यूनिट आ गए, यानी कि 95 यूनिट में बेच रहा है तो उससे 5% की हानि हो रही है। ठीक, यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% लाभ होता है। तो लाभ कब होगा दोस्तों, जब वह 100 का 5% 5 है, यानी कि वो 105 यूनिट बेच दे तो उसे लाभ होगा, 105 यूनिट बेच दे तो उसे लाभ हो जाएगा। ठीक, यानी कि दोस्तों यदि अब क्या करें, यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि जो 95 यूनिट से 105 जाने में ये 80 रुपये, देखिए 95 यूनिट से 105 यूनिट जाने में उसे कितने यूनिट और ऐड करने पड़ेंगे, कितने अधिक यूनिट में बेचना पड़ेगा, तो 95 और 10 यूनिट, यानी कि उसे 10 यूनिट अधिक में बेचना होगा, तो हमारा क्या होगा उसे 5% का लाभ होगा। ठीक, तो ये जो 10 यूनिट है दोस्तों वो एक्चुअल में है कितने 80 रुपये के बराबर। ठीक, कितने का है 80 रुपये के बराबर, क्योंकि यदि वो इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो हम 10 यूनिट को कह सकते हैं 10 यूनिट बराबर 80 रुपये। ठीक, तो 1 यूनिट हो गया दोस्तों क्या 80 × 10 यानी 8 रुपये। ठीक, तो हमारा दोस्तों ये हमें क्या था क्रय मूल्य पूछा था हमसे, तो ये 100 यूनिट होगा दोस्तों, वो होगा किसके बराबर 100 यूनिट होगा किसके बराबर 8 × 100,
यानी कि 800 रुपये के, यानी कि 100 यूनिट हमारा 800 रुपये के बराबर है, यानी कि हमारा क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो 800 रुपये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस हमें देखना था, हम बस कोई वैल्यू 100 मानते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन होता है उसमें वैल्यू अगर हम 100 मान लें तो हमारा आंसर क्या होता है, वो सही आ जाता है। ठीक, क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन करने में सरलता आसानी होती है, आसानी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए 100 यूनिट है, हमने इधर 5% हानि होती है, यानी कि 95 यूनिट में बेचता है, फिर से 5% लाभ होता है, यानी कि 105 यूनिट बेचता है, यानी कि 95 यूनिट से 195 यूनिट में से कितना रुपया ऐड किया, यानी कि 10 यूनिट ऐड किया। कितना यूनिट ऐड किया, 10 यूनिट। ये 10 यूनिट किसका इक्वल हो जाएगा, 80 रुपये, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 80 रुपये दिया है कि 80 रुपया वो बढ़ाकर बेचता है। ठीक, तो हमने मान लीजिए 10 यूनिट बढ़ाकर बेचा, तो 10 यूनिट हमारा 80 रुपये के बराबर है। 10 यूनिट को हमने 80 का इक्वल किया, फिर 1 यूनिट 8 का आ गया, फिर 100 यूनिट हो गया, 8 गुणे 100 यानी कि 800 रुपये। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं अगले वीडियो में, जैसे मैंने अभी मैथ के सिलेबस में क्या है दोस्तों, हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, और दोस्तों हमारे डीआई और ग्राफ के भी क्वेश्चंस हैं। तो अगले वीडियो सेशन में मैं डीआई और ग्राफ के क्वेश्चंस लेते आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।